हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू पाठशाला विद सुनीता। मेरा नाम सुनीता है। मैं इग्नू में पिछले 12-13 साल से पढ़ा रही हूँ और पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पढ़ाती हूँ। मुझे अपने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डालने का मन हुआ कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट को इजी करके आप लोगों को समझाऊं और यूट्यूब पे डालूं ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आपको अगर इन टॉपिक्स में कुछ कन्फ्यूज़न है तो इनको सुनकर आप अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको उदारवादी उपागम, मतलब उदारवादी अप्रोच। आज हम सेकंड अप्रोच पढ़ेंगे, BPSC 132 बुक का सेकंड यूनिट, मार्क्सिस्ट अप्रोच या मार्क्सवादी अप्रोच। मार्क्सवादी अप्रोच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लिबरल अप्रोच में सिर्फ संगठन की बात करी गई थी और संविधान की बात करी गई थी। इस अप्रोच में हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। जब लिबरल अप्रोच नहीं काम करी तो मार्क्स की अप्रोच आई, और ये अप्रोच में कार्ल मार्क्स ने अपने आइडियाज़ दिए थे। कार्ल मार्क्स एक थिंकर हुए थे पॉलिटिकल साइंस के, और इनके कुछ आइडियाज़ को इस अप्रोच में कंसीडर किया गया। तो ये किसके आइडियाज़ पर बेस्ड है? कार्ल मार्क्स के आइडिया पर बेस्ड है। पॉलिटिक्स स्टडीज थ्रू, इसमें हम राजनीति को कैसे पढ़ेंगे? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से। उसमें हमने संविधान से पढ़ा था कि देश संविधान से चलता है। इसमें ये बताया गया कि जो राजनीति है वो आर्थिक ढांचे से चलती है, मतलब देश का जैसा आर्थिक ढांचा होगा हमारी राजनीति वैसी ही होगी। उसमें बताया था कि हमारे संगठन कैसे होंगे, हमारा संविधान कैसा होगा, वैसी राजनीति होगी। बट इसमें राजनीति को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया कि जैसा हमारा आर्थिक ढांचा होगा वैसी ही राजनीति होगी। इसमें हमारे जो क्लास रिलेशन, वर्ग के जो संबंध हैं, टॉप जो टॉप क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, इनके रिलेशन की इसमें बात करी गई। इसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया? मटेरियल कंडीशंस पर, मीन्स भौतिकवाद पर। इसमें लोगों के पास कितना पैसा है, भौतिकता कितनी है, इन कंडीशंस पर फोकस किया गया। और प्रोडक्शन रिलेशन, मतलब किसके पास ज़्यादा साधन है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास मशीनें हैं, किसके पास फैक्ट्रियां हैं, कौन उनमें काम कर रहा है, इन रिलेशन पर इसमें बात की गई। उत्पादन रिलेशन पर बात करी गई। अब इसका कोर अजम्पशंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या थी, मतलब इसका एक कोर आइडिया क्या था, इसमें मान्यताएं क्या थी, क्या माना गया? इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया था कि सोसाइटी क्लासेस में बटी हुई है, वर्गों में बटी हुई है। यहाँ पर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, टॉप क्लास है, मतलब इन चीज़ों में बटी हुई है सोसाइटी या समाज। और स्टेट क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास, मतलब जो राज्य है वो उन्हीं लोगों के साथ है जिनके पास पैसा है, फैक्ट्रियां हैं, धन है, मशीनें हैं, पूरे साधन हैं। तो ऐसी क्लास जिसको हम टॉप क्लास भी बोलते हैं, या बहुत पैसे वाले, या जिनको हम पूंजीवादी लोग भी बोलते हैं, या जिनको बुर्जुआ वर्ग भी बोला जाता है, सरकार या हमारा देश या स्टेट जो है वो क्या है? इन क्लास के हाथ की कठपुतली है। अगर मैं बात करूं अंबानी, अडानी, मित्तल, तो हमारा देश क्या है? इन्हीं लोगों के हाथ की कठपुतली। और आप ये रोज़ सुनते होंगे कि नोटबंदी इनके लिए हुई, GST इनके लिए हुई, सरकारें जो भी स्कीम्स बनाती हैं इनके लिए बनाती है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, देश और सरकारें इन्हीं से ही चल रही है, तो सरकार इन्हीं के हाथों की कठपुतली है। राजनीति में क्या रिफ्लेक्ट होता है? अगर हम ये मान्यता देखें तो हमें आर्थिक इंटरेस्ट दिखाई देंगे, मतलब लोगों का पैसे के पीछे जो इंटरेस्ट है वो इसमें हमें दिखाई देता है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्व है, मतलब जो कानून और संविधान किसके लिए काम कर रहा है?
रूलिंग क्लास इंटरेस्ट। रूलिंग क्लास कौन सी होती है? जिनके पास पैसा है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, जो पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, मशीनें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, पावर है, इन लोगों के फायदे के लिए ही लॉ और संविधान काम कर रहा है। आप ये दिमाग में बिठा लो, मार्क्सिस्ट अप्रोच या कार्ल मार्क्स की जो ये अप्रोच है, ये आपको हर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में कहीं ना कहीं नज़र आएगी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको दोबारा दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये सेम ही रहेगी, चाहे आप एमए में पढ़ो, बीए में पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ो। अगर कार्ल मार्क्स की अप्रोच के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पर क्लास संघर्ष या वर्ग संघर्ष ही नज़र आएगा आपको, इसके अलावा इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दिमाग में बिठा लो, अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर लो, और इसको इतना इजी तरीके से समझा रही हूँ कि अब आपको शायद भूलना नहीं चाहिए। कार्ल मार्क्स को याद आते ही आपको पता चल जाएगा कि समाज में दो वर्ग हैं, एक कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी वर्ग और एक मजदूर वर्ग, और इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई है जिसको भरना नामुमकिन है। मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करें तो ये कैसे लागू होती है हमारे यहाँ, तो हमारे इंडियन स्टेट जो है वो कैसे हैं? कैपिटलिस्ट स्टेट है, पूंजीवादी। हमारा इंडिया जो है पूंजीवादी राज्य है या देश है। यहाँ पर पूंजीवादी या पैसे वाले लोग हैं, जो सारे साधन संपन्न हैं, उनके हित के लिए सरकारें काम भी कर रही हैं, तो हमारा पूंजीवादी देश है। और ये किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है हमारा देश इंडिया? बुर्जुआ वर्ग को, बोर्जुइजीज, मतलब जिनको हम लोग बार बार मैं बता रही हूँ कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी कहते हैं, जिनके पास सारे साधन हैं, उनको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है। तो हमारा देश इन्हीं के लिए ही काम करता है। देन लैंडेड इलाइट्स, जो हमारे जमींदार लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं भरपूर, ये उनके लिए भी काम करता है। वेलफेयर पॉलिसी सीन है, हमारे देश में जो भी वेलफेयर पॉलिसी बनाई जाती हैं उनको हम कैसे देखते हैं? सिर्फ जो नीचे जाति के लोग हैं, नीचे जाति के तो नहीं कहूँगी, नीचे लोअर क्लास के लोग हैं, उन पर कंट्रोल बनाने के लिए ही सिर्फ वेलफेयर पॉलिसी बनाई जाती है, और वेलफेयर पॉलिसी का कोई मतलब नहीं होता। मतलब मोस्टली तो वेलफेयर पॉलिसी जो बनाई जाती हैं पूरी तरह कामयाब भी नहीं होती, उन लोगों तक भी नहीं पहुंचती जिनके लिए बनाई जा रही है। तो सिर्फ देश में कंट्रोल बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भी, आपके लिए भी कुछ हो रहा है, इसीलिए वेलफेयर पॉलिसी बनाई जा रही है। डेमोक्रेसी कंसीडर्ड, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र को कैसे माना जा रहा है? इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक फॉर्मेलिटी है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र एक फॉर्मेलिटी है, रियल में कुछ भी नहीं है। रियल में जो सरकारें कहती हैं, जो मिनिस्टर कहते हैं, जो हमारा नौकरशाही कहती है, जो बड़े लोग कहते हैं, वैसा ही हो रहा है। तो रियलिटी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया में किस तरह का वर्ग ढांचा है? अगर हम इस अप्रोच को एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे इंडिया में किस तरह का है। तो हमारे यहाँ मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन से वर्ग हमारे यहाँ दिखाई देते हैं? कैपिटलिस्ट क्लास, जिनके पास पूरा पैसा है, धन है, फैक्ट्रियाँ हैं, जिनको पूंजीवादी क्लास कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जमींदार, जिनको लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। फिर आता है पेजेंट्री, मीन्स किसान लोग, जो उनकी ज़मीनों में काम करते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं। और फिर वर्किंग क्लास, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो सैलरी के लिए कुछ भी काम करता है। तो ये चार तरह की क्लास हमारे इंडिया में मेजरली दिखाई देती हैं। स्टेट पॉलिसीज़ फेवर किसको कर रही हैं? मतलब अगर देश कोई भी पॉलिसी बना रहा है तो वो किसके फेवर के लिए बना रहा है? अपर क्लास के लिए, टॉप क्लास के लिए। जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है मोस्टली उनके फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती है। और पुअर जो लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो क्या है? राजनीति में हाशिए से बाहर ही रहते हैं, मतलब उनको राजनीति में कोई फ़ायदा नहीं मिलता, मार्जिनलाइज्ड होते हैं। मतलब जो हाशिए से बाहर है, मतलब उनके फ्रेमवर्क में ही नहीं आते, उनके लिए कुछ काम ही नहीं होता है, तो पुअर वैसे ही रह जाते हैं। मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अगर कार्ल मार्क्स की भाषा में भारत
कि प्रजातंत्र को हम बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे। मतलब कार्ल मार्क्स ने भारतीय डेमोक्रेसी को या भारतीय प्रजातंत्र को किस तरह से देखा होगा। इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं बट मीन्स टू लेजिटिमाइज रूलिंग क्लास पावर। हम इलेक्शन हमारे यहाँ क्यों होते हैं कि जो शासक लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं या जो रूलिंग क्लास हैं, मिनिस्टर हैं, सिर्फ हम उनको पावर देने के लिए ही इलेक्शन करते हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है पर पावर नहीं है, इलेक्शन के थ्रू हम उनको वोट देकर मंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे। मतलब हम उनको और पावर ही दे रहे हैं इलेक्शन के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे देखते हैं हम? रिप्रेजेंट क्लास इंटरेस्ट। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल हैं वो क्या हैं? जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आप देखते हो यूपी में अगर जगह जगह आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा SC ST के वोट लेने के लिए उनके लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली क्लास इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करती है कि कौन सी पार्टी किसके लिए है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ संसद को कैसे देखा जाता है? प्लेटफॉर्म ऑफ इलाइट डोमिनेशन। संसद में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा मंच है जहाँ पर पावरफुल लोग बिना पावर वाले लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, उन पर अपना हुक्म चला रहे हैं, अपना राज चला रहे हैं। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी को देखा। अगर हम कार्ल मार्क्स के थ्योरी को भारत के प्रजातंत्र पर लागू करें तो ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी। अब इस कार्ल मार्क्स की अप्रोच ने या उपगम ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या दिया देश को? तो इसमें क्या हाईलाइट हुआ? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता हमें नज़र आई कि पैसे वाले लोग और गरीब लोग, पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, रिच और रिच होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो हमें आर्थिक असमानता दिखाई दी। और क्लास एक्सप्लॉयटेशन, जो अपर क्लास है वो लोअर और मिडिल क्लास को एक्सप्लॉयट कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, ये हमें दिखाई देता है। इससे हमने क्या हुआ? हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी इनटू एनालिसिस, हमने क्या किया? हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उस पर एनालाइज किया गया, उस पर विश्लेषण किया गया और उसका आलोचना भी की गई। लिबरल डेमोक्रेटिक क्लेम्स, मतलब उसकी आलोचना की गई कि मार्क्स की अप्रोच गलत है। मतलब जो भी जिस अप्रोच को लिबरल जो लोग थे या उदारवादी अप्रोच के जो लोग थे उन्होंने क्लेम किया कि ये अप्रोच भी इंडिया के लिए सही नहीं है। देन आता है लिमिटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स की अप्रोच की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन थी। वो क्या क्या थी? इसने ज़्यादा ध्यान किस पर दिया? वर्गों पर ध्यान दिया। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसमें किस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया? कास्ट को इग्नोर कर दिया। कौन किस कास्ट से है, किस जाति से है, ये नहीं देखा गया। किस धर्म से ये नहीं देखा गया। किस संस्कृति से या कल्चर से, ये भी नहीं देखा गया। कभी कभी डिटर्मिनिस्टिक, मतलब ये फैसला करके ही आए होते हैं कि ये अपर क्लास है, इसको ये देना है। मतलब ये डिसीज़न बनाने के लिए ही आए थे, कभी कभी ऐसा लग रहा था। और इसमें कम ध्यान किस पर दिया गया? इंस्टीट्यूशन पर कम ध्यान दिया गया। जो भारत के संविधान के या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे प्रजातंत्र के, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये मार्क्स की अप्रोच भी ख़त्म होती है। प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। पर का लिबरल अप्रोच और मार्क्स की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके पूरे फ्यूचर, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो तो हर जगह आपको ये चीज़ दिखाई देगी। थैंक यू।